हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 3 करने वाले हैं, यानी अध्याय 3। ये अध्याय 3, इस चैप्टर का नाम है हमारा आरंभिक नगर, यानी कि सबसे पहला जो नगर था वो, उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहला नगर हमारा था हड़प्पा सभ्यता का, तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में तो बात करते रहेंगे, पर हमें इसका क्वेश्चन आंसर करना है। इसके आंतरिक प्रश्न जो है हमें उसे करना है। तो आपको पता है ना कि पहले हम लोग आंतरिक प्रश्न करते हैं, जो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो इसी टाइप के क्वेश्चन पहले बुक के अंदर जो क्वेश्चन, मतलब चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा उसको करते हैं हम, फिर उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि हमें रखना चाहिए पुरानी इमारतों का सुरक्षित रखना चाहिए, कि जिनका यदि वो पुरानी इमारतें का कोई ऐतिहासिक महत्व है तब तो हमें उसको सुरक्षित रखना चाहिए। परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और वे जीर्ण शीर्ण व जर्जर हो चुके हैं, मतलब वो टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो उन्हें तोड़कर नई इमारतें बनानी चाहिए। ये करना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमारा चैप्टर 3, और आरंभिक नगर को इंग्लिश में हम कहेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज। आरंभिक नगर। तो यहाँ पे लिखे है ना पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न। पहले हम लोग पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न करते हैं, फिर हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बताए थे ना, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो हाँ, अगर वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो हमें उन्हें ज़रूर सुरक्षित रखना चाहिए। और अगर उसका ऐतिहासिक दृष्टि से, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो ख़राब हो चुके हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, तो हमें उसकी जगह नए भवन बना देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हम लिखे हैं। यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और वे जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो चुके हैं, मतलब जीर्ण शीर्ण, वो खराब हो चुके हैं और जर्जर हो चुके हैं। जर्जर मतलब भी खराब होता है, मतलब जो इमारतें खराब हो चुकी, टूट चुकी हैं, तो उन्हें तोड़कर हमें नई इमारतें बनाई जानी चाहिए। तो उन्हें तोड़कर नई इमारतें बनाई जानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि अगर उनका कोई ऐतिहासिक महत्व है तब तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए। अगर उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं है कोई, तो हमें उसकी जगह उसे तोड़कर नए इमारत बना देना चाहिए। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जो बुक के आंतरिक प्रश्न है चैप्टर के। ये 2 नंबर बुक में भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, और क्या इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? तो हमें पहले नगर में रहने वाले लोगों की सूची बनाना है, और हमें देखना है कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। तो हमें नहीं लगता, मेहरगढ़ वाले वो शहरी सभ्यता नहीं थी, मतलब नगरी सभ्यता नहीं थी, वो गांव की कृषि लोग करते थे वहाँ पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे। आंसर देख लेते हैं इसका। ये देखिए उसका उत्तर, कि हड़प्पा सभ्यता के नगर में निम्न लोग रहते थे, मतलब शिल्पकार रहते थे, लिपिक रहते थे, शासक रहते थे, व्यापारी रहते थे। इनमें से कोई भी, इन चारों में से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पे लोग खेती, वो लोग नगरी सभ्यता वहाँ पे नहीं थी। और ये जो थी, ये नगरी सभ्यता थी, नगरों में लोग बसे हुए थे। आज भी जो शहरों में रहते हैं वो लोग,
वहाँ पे खेती नहीं होती इतना, वहाँ पे खेती नहीं की जाती। ऐसे ही यहाँ पे भी ये लोग नगर में रहते थे, तो मेहरगढ़ जो था वो गांव जैसा था। यहाँ पे खेती होती थी, यहाँ पे कृषि कार्य लोग ज़्यादा करते थे, इसलिए यहाँ पे कोई भी सभ्यता जो है वो मतलब लोगों से, मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे वैसे लोगों से नहीं मिलती है यहाँ की हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये भी समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि आज भी मोहर का प्रयोग, मोहर जो होता है, जो स्टंप होता है, तो क्या आज भी उसका प्रयोग, आज भी मोहर का प्रयोग होता है? पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। आज के ज़माने में अगर इसका उपयोग होता है तो किस लिए होता है, ये हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा आंसर। आज क्वेश्चन, आज भी मोहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये हमें पता लगाना है। तो ये हमारा आंसर है, किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा किसी भी वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए मोहर का प्रयोग किया जाता है। अगर इस पे एक बार स्टंप मतलब मोहर लग गई तो वो उसे चेंज नहीं कर सकता, और वो जिसके लिए जिसकी रहेगी उसी की रहेगी, और कोई उसे नहीं ले सकता। इसलिए इसका विशेष महत्व है मोहर का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें यही तो देखना, अन्यत्र। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। अगर आपके पास एटलस है, एटलस की बुक जिसमें वो मानचित्र जिसे कहते हैं, जिसमें हमें मैप बना हुआ रहता है हर जगह का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मतलब अमेरिका, सबका, उसी को हम एटलस कहते हैं। तो एटलस में मिस्र ढूंढो, हमें उसमें मिस्र ढूंढना है। फिर देखते हैं कि नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर जो मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। जो नील नदी है वहाँ पे, अब जब नील नदी, वहाँ पे पानी बहता है नदी में, और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो उपजाऊ होंगे। पानी तो चाहिए उपजाऊ के लिए, खेती करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो इलाके हैं, उसको छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान है। मतलब रेगिस्तान पता है, बालू है, अधिकांश भाग पे बालू है, सिर्फ नील नदी के आसपास के इलाके को छोड़कर। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। अब देख रहे हैं आप, लगभग 5000 साल पहले मिस्र के जो शासन करने वाले राजा थे, उन्होंने सोना, चांदी, हाथी दांत चांदी बहुत महंगा बिकता है और बहुत महंगा मिलता भी है। तो देख रहे हैं, सोना भी महंगा मिलता है, चांदी भी, मतलब जो वैल्यूएबल चीज़ें थी उसको राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। मतलब वो अपनी सेनाओं को इन सब चीज़ों को लाने के लिए दूर दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मकबरा पता है, वो होता है जब कोई राजा या रानी कोई मरता था उसके लिए कब्र बनाए जाते थे, और कब्र के ऊपर जो है वो इमारत बना दी जाती थी, और उसी इमारत को हम मकबरा कहते हैं। मकबरा, ताजमहल जानते हैं ना आप लोग, ताजमहल को एक तरह से मकबरा भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुमताज़ के लिए बनवाया गया था। तो वो उनकी जो कब्र है वो वहीं पे ताजमहल में ही है, उसके अंदर। तो उसको वो मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं, और वो ताजमहल, उसे ताजमहल का नाम दे दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पे भी लोग जो है वो पिरामिड के, यहाँ पे जो मकबरे बनाए जाते थे उसको हम पिरामिड के नाम से जानते थे। पिरामिड जो है ऐसे नुकीला टाइप का होता है, इसको पिरामिड कहते हैं। और आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो गीज़ा का पिरामिड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है, और फिर राजाओं के मरने पर उनकी शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। आपको बताइए ना कि जब कोई बड़ा बड़ा राजा महाराजा जब कोई मरते थे या उनकी रानियां मरती थी, तो उनको
जिसमें दफनाया जाता था और उसके ऊपर जो इमारत बना दी जाती थी उसी को हम पिरामिड कहते हैं या मकबरा कहते हैं। तो इसे पिरामिड नहीं कहते हैं, मकबरा उसे कहते हैं, और ये लोग उसको नाम देते थे। यहाँ पे इसको पिरामिड का नाम दे दिया गया। तो इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर इन्हें सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इसको, ये जो शव यहाँ पे दफनाया जाता था, इसको मम्मी कहते हैं। मम्मी मतलब होता है शव। और फिर देखते हैं, इनके शव के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। जब ये लोग मरते थे, यहाँ जो राजा महाराजा थे, जब मरते थे तो इनकी शवों के साथ अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जिसमें खाने पीने वाली चीज़ें जैसे खाद्यान्न, पेय मतलब पीने वाली चीज़ें, वस्त्र, कपड़ा, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र मतलब जो बजाने वाले यंत्र होते थे वो, हथियार और जानवर भी शामिल थे। कभी कभी तो इनके शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। दुनिया के इतिहास में सबसे, अगर ये लोग शव को दफनाते तो सबसे ज्यादा दुनिया के इतिहास में यही लोग खर्च करते थे अपने धन दौलत। शव को दफनाने में सबसे ज्यादा यही लोग खर्च करते थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? कभी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि जब इंसान मर जाता है, जब कोई आदमी मरता है तो वो किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकता, तो उनको कैसे इन सब की ज़रूरत पड़ती रही होगी? इसलिए इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब नेक्स्ट है कल्पना करो। आपको कल्पना करने की, आप अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं। आपको कल्पना करना है कि 4000 पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की आप यात्रा कर रहे हैं। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे और तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। तो ये आपको कल्पना करके बताना है कि आप पहले बुक पढ़ना। आपको बुक पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें, मोहनजोदड़ो में क्या मिली, लोथल में क्या थी, क्या चीज़ें थी, और आप वहाँ पे क्या देखना पसंद करोगे, ये आपको बताएं। तो ये ख़त्म हो चुका है, तो इसको आप कमेंट करके बताना। आप उसकी एक बार बुक को पूरा पढ़ना, फिर उसके बाद आप इसको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप वहाँ पे क्या देखना चाहोगे, और आपकी मम्मी पापा अगर जाएंगे तो साथ में क्या क्या लेके जाएंगे ये भी देखना। ओके, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब उसमें हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें तो हमने बुक के आंतरिक प्रश्न को किए हैं, उसमें हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।